और दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता हुआ। मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता हुआ था। विकल्प आप लोगों के सामने है। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, विकल्प सी है गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, डी है नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से उचित आंसर कौन सा है, जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, इसका उचित आंसर होगा विकल्प ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। तो ध्यान दीजिए इसके प्रमुख तथ्य के बारे में दोस्तों। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों में 8 बार वार्ता हुई थी। 15 दिन अर्थात कम से कम 8 बार वार्ता हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत जो है दोस्तों, कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया था। ध्यान दीजिए दोस्तों। 1931 में विकल्प ए है 1931 में, विकल्प बी 1935 में, विकल्प सी 1942 में, विकल्प डी 1919 में। तो चलिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी सोच करके बताइए। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार, यानी कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, पहला पॉइंट था गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा पॉइंट है सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश था। थर्ड पॉइंट था विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा कारण था दोस्तों समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा पॉइंट था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किसको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये 3 लोगों के लिए, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। और इस पॉइंट को जो है न शामिल करके जनता के मन की भावना को बहुत काफ़ी ठेस पहुंचा था। लेकिन फिर भी ये गांधी इरविन समझौता जो है 1931 को पर हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? इमर्सन गांधी समझौता, विकल्प ए इमर्सन गांधी समझौता, विकल्प बी हाली गांधी समझौता, विकल्प सी इरविन गांधी समझौता, विकल्प डी है गांधी साइमन समझौता। तो चलिए, अभी अभी चर्चा हुआ, अब बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों, इसमें विकल्प सी इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, गोलमेज सम्मेलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो चलिए आप लोगों का आंसर जानना चाहते हैं दोस्तों इसका उचित आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता में स्थगित किए जाने का प्रस्तावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए विकल्प को देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, चिंतामणि ने, तेज बहादुर सप्रू ने। तो चलिए सोच समझ करके इसके उचित आंसर को दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू ने। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। तो आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते समय स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को, कब? 26 जनवरी 1931 ईस्वी को, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। कहाँ पर वार्ता आरंभ हुई थी? दिल्ली में आरंभ हुई थी। और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये ध्यान रखिए, सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा, द टू महात्मा की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। मीरा बहन ने, मदन मोहन मालवीय ने, सरोजिनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में चर्चा किया कि इरविन तथा गांधी को किसने दो महात्मा कहा था। तो दोस्तों इसमें सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन दोनों को जो है दो महात्मा की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो आइए देखते हैं। विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, बीजी हनीमन ने, सरोजिनी नायडू ने। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। इसमें बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो दोस्तों इसका उचित आंसर है एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। आइए इसके प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जो है इरविन के जीवनीकार थे। क्या थे? इरविन के जीवनीकार थे। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना था। किसको माना था? विकल्प ए को माना था। परंतु संशोधित जब इसका उत्तर पत्र आया उसमें इसका विकल्प जो है बी सही उत्तर मान लिया गया, यानी एलन कैम्पबेल जॉनसन को मान लिया गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जे.एम. सेनगुप्ता ने, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का समझौता किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जे.एम. सेनगुप्ता ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। गांधी ऋण समझौता, जिसे दिल्ली समझौते को, यानी दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, दिल्ली समझौता, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्तावित पारित किए। दोस्तों, इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कुछ लोगों के विरोध करने पर यह बात कही थी कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। पहला अवसर था जो कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। यानी गांधी, ध्यान ये भी रखिए दोस्तों, गांधी ऋण समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये आधा पर गलत है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो दोस्तों ये काम किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकल्प इसका उचित आंसर है। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। यदि मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, एम.एन. राय है, तो उचित आंसर एम.एन. राय पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। निम्न में से किसने 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखिए। प्रकाष्ठा माना है वल्लभ भाई पटेल ने, सीतारमैया ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार किशन ने। तो दोस्तों 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने माना? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आइए इसके प्रमुख तथ्य को जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।